हेलो दोस्तों, आज एक और बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सब को पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल और केवल एक ही राजवंश नहीं है बल्कि कई सारे राजवंश हैं। जैसे हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण, इनके आक्रमण भी होते हैं। हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण इनके आक्रमणों के साथ साथ भारत में भी राजवंश कंटिन्यू थे। जैसे मौर्यों के बाद शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश। तो कुल मिलाकर के मौर्य काल के बाद का काल और गुप्त काल के पहले के काल को हम लोग मौर्योत्तर काल कहते हैं, जिसमें लगभग 4 राजवंश हमारे भारत के बारी बारी से शासन करते हैं, जो केंद्रीय भूमिका में होते हैं। इसके अलावा 4 राजवंश जो बाहरी क्षेत्र से भारत में विस्तार करते हुए पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कई सारे राजवंशों का मिक्सअप होता है। यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर ही कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। बस आप क्लास को पूरा देखना, बीच में इस वीडियो को स्किप मत करना। और दोस्तों एक बात और है कि अगर आपको कोई भी मैं नया फैक्ट बताऊं तो उसको अपने नोटबुक में जरूर ऐड करिए, क्योंकि वास्तव में पढ़ाई ऐसे ही होती है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास बिल्कुल बुलंद क्लास है। मौर्योत्तर काल या इसी को कहते हैं गुप्त पूर्व काल। मौर्य काल के बाद का समय और गुप्त काल के पहले के समय को हम लोग मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं इतिहास में। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो यहां पर एक फैक्ट आपको यह मिल गया कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अंतिम मौर्य वंश का, चलिए ब्लैक लेता हूं, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम आपसे पूछा जाता है तो बृहद्रथ है। ये आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कुणाल था, लेकिन मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। इसकी हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो इसका एक सेनापति था बृहद्रथ का। एक मौर्य वंश अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद लगातार कम होता है, कमजोर होता है, और कमजोर होते होते इसके जो उत्तराधिकारी थे, अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए, वो मौर्य वंश को संभाल नहीं पाए और देखते ही देखते मौर्य वंश का साम्राज्य विघटित होकर के बहुत कम क्षेत्र में सीमित रह गया। और यहां पर दोस्तों जो बृहद्रथ था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसका जो सेनापति था, इसका कौन सेनापति था, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसमें भी कई सारे फैक्ट बनते हैं। जैसे पुष्यमित्र शुंग जो था वो एक कट्टर हिंदू था। वो क्या था? एक कट्टर हिंदू शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हिंदू तो बाद में जो पारसी आते हैं, यहाँ के जो ईरानी आते हैं, उन्होंने हिंदू शब्द दिया जो, लेकिन उसके पहले जो ये थे पुष्यमित्र शुंग थे, कट्टर ब्राह्मणवादी व्यवस्था कह लीजिए, तो उसके समर्थक पुष्यमित्र शुंग। और जो बृहद्रथ हैं ये कौन है? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक, जो कि बौद्ध धर्म को लेकर के प्रमोट करने वाला है। तो जिसको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पसंद नहीं किया जाता, और यही कारण है कि इसकी हत्या कर दी गई। तो हत्या का कारण भी एग्जाम में पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या क्यों की थी? क्योंकि यह एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समर्थक था, जबकि बृहद्रथ जो था यह अशोक का उत्तराधिकारी, प्रत्यक्ष मतलब तुरंत का उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन हाँ आने वाले समय में उसी राजवंश का था, और ये बौद्ध धर्म का समर्थक था। तो मैं 3 बार 4 बार इस चीज को रिपीट कर दिया ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो ये पुष्यमित्र शुंग इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग और मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? अच्छा, ये कह रहा है जो पुष्यमित्र शुंग था, ये मौर्य वंश के किस पद पर बैठा हुआ था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? बृहद्रथ। इसी बृहद्रथ के ही ये किस पद पर था? बृहद्रथ के यहाँ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक सेनापति था। ये क्या था? सेनापति था, जो कि कट्टर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समर्थक था, जबकि बृहद्रथ क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसी बात को लेकर के ये इसकी हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो यहां पे कह रहा है किस पद पर आसीन था? तो ये सेनापति था। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको समझ आ रही होगी, बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल अच्छे से, क्लियर कट, बिल्कुल याद हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कण्व वंश या काण्व वंश। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये मैंने देखा है, जैसे एसएससी में 1-2 बार यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसमें कण्वा वंश लिखा होता है। तो ये मैं पहली बार मैं भी पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि कण्वा वंश कौन सा है। ये कण्व वंश को ही कभी कभी कण्वा वंश लिखा हुआ होता है ना, तो कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ आता है, ऐसे कण्व लिखा होता है। आपको लगा कि ये क्या नया आ गया, क्योंकि आपने
ऐसा देखा हुआ है कण्व, तो इस तरीके से आप कभी कण्व होता है, कभी कण्व होता है, नो डाउट कि कभी ऐसा भी हो सकता है कण्वा आधा हो सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, मिलता जुलता शब्द ये सब एक ही है। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? क्या वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण या सुशर्मा? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है दोस्तों? वासुदेव। वासुदेव जो था ये कण्व वंश का संस्थापक था। यहां पर एक इतिहास में और वासुदेव के नाम से मध्यकाल में दोस्तों जब आप पढ़ते हैं, मध्यकाल भी नहीं, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टाइम होता है और वो पूर्व मध्यकाल का समय होता है, तो यहां पर एक और वासुदेव नाम का शासक था और उसने भी एक, ये भी वासुदेव है, वसुदेव नहीं है, ये वासुदेव है, और यहां पर भी एक वासुदेव होता है जो कि चौहान वंश की स्थापना करता है। तो ध्यान रखना है, वासुदेव नाम के इतिहास में 2 शासक हुए और दोनों ही किसी न किसी वंश के संस्थापक है। जैसे एक वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक है, इसने सुशर्मा को मारा था, और दूसरा वासुदेव वंश का वासुदेव जो है ये चौहान वंश का शासक है, चौहान वंश का। तो ये दोनों बातें आपको बिल्कुल याद करना है, ध्यान करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुशर्मा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? अब यहां पे कह रहा है सातवाहन वंश, इसी को आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। इसका संस्थापक कौन था? सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुलवामी? तो ये इसका जो सही जवाब है वो क्या है? कह रहा है इसके संस्थापक कौन थे ना, संस्थापक पूछ रहा है। तो ये दोस्तों सिमुक ही था, इसने सुशर्मा को मारा हुआ था। यहां पर मैंने आपको गलत बता दिया, सुशर्मा को वासुदेव ने देवभूति को मारा हुआ था ना, तो ये सुशर्मा को मारता है, ये सही है। ये वासुदेव जो है ये देवभूति को मार करके कण्व वंश की स्थापना करता है, और ये सुशर्मा को मार करके सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। हाँ, ये अभी को क्लियर हो गया, याद आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो सातवाहन वंश के शासक है ना, ये इसके पहले किसके यहाँ काम करते थे? तो ये वास्तव में किसी न किसी के यहाँ काम करते थे। तो किसके यहाँ काम करते थे? क्या नंद वंश के अधीन ये काम करते थे? क्या मौर्य वंश के अधीन ये काम करते थे? क्या चोल वंश के अधीन ये काम करते हैं? या ये चेरों के अधीन काम करते थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। तो यहां पर हो जाएगा ये मौर्यों के यहां काम करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट में लगाना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध भिक्षु बन गया? क्या कुजुल कड़फिसस था? क्या भीम कड़फिसस था? क्या कनिष्क था? क्या वशिष्ठ था? मुझे लगता है कि ये हर स्टूडेंट को बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल पता होगा कि इसका सही जवाब क्या है। ये कह रहा है कि वह महानतम, पहली बात की महानतम कुषाण नेता कह रहा है जो बौद्ध बन गया था। क्या आपको ये पता है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था? कनिष्क। बाकी नाम भी आपके लिए नया होगा या थोड़ा बहुत सुना हुआ लग रहा होगा, लेकिन कनिष्क के बारे में तो आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है तो ये सुना ही सुना होगा, ऐसा तो कंफर्म है। तो कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था ना। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था। ये तो पहली फैक्ट है। जो दूसरा फैक्ट है दोस्तों, 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा एक कैलेंडर का स्टार्ट किया जाता है जिसको कहते हैं शक संवत। एक संवत है, ये कैलेंडर है, शक संवत। और शक संवत ही 22 मार्च 1957 को शक संवत हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत को प्रारंभ किया गया था। एक फैक्ट यहां पर और आप ध्यान रखेंगे कि जो कनिष्क है इसने रेशम राजमार्ग प्रारंभ किया था, रेशम राजमार्ग प्रारंभ किया था। एक फैक्ट आप और याद रख सकते हैं कि कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म 2 खंडों में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म 2 खंडों में विभक्त हो गया था, विभाजन हुआ था, 2 खंडों में ये विभक्त हो गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ध्यान रखना है कि जो कनिष्क है ये महायान का समर्थक था, महायान का समर्थक था, जो उत्तरी भारत के उत्तरी क्षेत्रों में प्रसारित किया, लेकिन हीनयान जो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में प्रसारित हुआ ये अशोक के द्वारा किया गया था। तो इतने फैक्ट मैंने बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क ये जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, यहां पे कह रहा है महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। कनिष्क जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो ये किसके प्रभाव में ऐसा स्वीकार किया बौद्ध धर्म? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अशोक ने
कहते हैं कि निग्रोध के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कनिष्क किसके प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो ये दोस्तों जो इसका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? वसुमित्र, नहीं अश्वघोष है, अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है। तो अश्वघोष के प्रभाव में आकर के ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। अच्छा, ये गांधार शैली क्या होती है? ये दोस्तों एक मतलब वास्तुकला की, जो वास्तुकला है ना या मूर्ति कला है, उसकी एक संरचना है मूर्ति कला की। मूर्ति बनाने का एक तरीका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गांधार शैली। तो ये किसका किसका मेल मिलाप है? तो ये दोस्तों जो यूनानी यहाँ पर आए थे ना, जो हिंद यूनानी आए थे, तो यूनानियों की और प्लस भारतीयों की जो मिक्सअप था, यूनानियों और भारतीयों का मिक्सअप हुआ, उसी को गांधार शैली कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो भारत एवं इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली, भारत ग्रीक शैली। तो यही है भारत ग्रीक शैली, यूनानियों को ही ग्रीक कहते हैं। तो ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की 2 राजधानी हुई, पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद, सारनाथ। तो इसमें तो पुरुषपुर है, पुरुषपुर, लेकिन इसके अलावा अच्छा, पुरुषपुर का जो वर्तमान नाम है इसी को पेशावर कहते हैं, जो वर्तमान का पाकिस्तान है। इसके अलावा मथुरा ध्यान रखेंगे, मथुरा इसकी 2nd राजधानी थी। कनिष्क की जो दूसरी राजधानी है वो मथुरा है। और मथुरा जो है उस समय मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? मूर्ति कला के लिए ये प्रसिद्ध था। तो ये भी आप बिल्कुल रट लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ये क्वेश्चन आ भी गया। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? अभी मैंने आपको बताया था, क्या पटना, क्या पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब? देखिए प से ही सब नाम दिया हुआ है। तो जब तक आप नहीं याद करेंगे, जब तक आप नहीं जानेंगे, तब तक इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो यहां पर है पेशावर। पेशावर का ही जो दूसरा नाम है, पुराना नाम है, वो पुरुषपुर है। और ये पेशावर और या पुरुषपुर किसकी राजधानी थी? कनिष्क की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखा और ये महान चिकित्सक थे, तो ये किसके राज चिकित्सक थे? किसके राज चिकित्सक थे भाई? क्या ये हर्षवर्धन के राज चिकित्सक थे? क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज चिकित्सक थे? क्या ये अशोक के राज चिकित्सक थे? या ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे? तो ये महान चिकित्सक थे। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो जीवक हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले, जो जीवक हैं, जीवक भी एक राजवैद्य थे, चिकित्सक थे, ये किसके दरबारी थे? तो यहां पर ये कमेंट करके आप बताएंगे कि जीवक किसके राज दरबारी थे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि चरक किसके राज दरबारी थे? तो ये दोस्तों कनिष्क के राज दरबारी थे, राज चिकित्सक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? जो तक्षशिला था वो क्यों प्रसिद्ध था? प्राचीन वैदिक कला यहां पर थी, मौर्यकालीन कला यहां पर थी, गांधार कला थी, या गुप्त कला? और अभी मैंने बताया था गांधार कला किसे कहते हैं? जो भारतीय और जो यूनानियों का मिक्सअप कला निकल करके आता है उसी को गांधार कला कहते हैं। ये मूर्ति कला और वास्तु कला में भी कहीं कहीं दिखाई देता है, स्पेशली ये मूर्ति कला के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये जो है ये गांधार कला, ध्यान रखेंगे, ये गांधार कला तक्षशिला नामक स्थान पे फला फूला। तो कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे कहता है कि भारत में गांधार कला कहां पर ये विकसित हुआ, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो गांधार कला है भारत में ये तक्षशिला नामक स्थान पे, जो कि पाकिस्तानी क्षेत्र में है, तो उस टाइम तो वो भारत में ही था, वहां पर जाकर के ये फला फूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला ये क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? कुषाणों ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शकों ने, पर्शियन ने? तो यहां पर दोस्तों मैं 3-4 फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कुषाण वंश के बारे में भी, स्वर्ण मुद्रा के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछे तो ये अगर पूछा जाए आपसे सबसे शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का अगर पूछा जाएगा किसने चलाया, तो आप क्या बताएंगे? शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने। सबसे पहले सर्वप्रथम सोने का सिक्का अगर पूछा जाए तो आप किसको बताएंगे? इंडो बैक्ट्रियन को। और शकों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है, गुप्तों के द्वारा सबसे ज्यादा चलाया गया। अगर गुप्त काल पूछा जाएगा तो ये सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया गया। स्वर्ण मुद्रा
सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा तो आप गुप्त काल बताएंगे। सर्वप्रथम पूछा जाएगा सोने का सिक्का तो इंडो बैक्ट्रियन बताएंगे। और कुषाण वंश जो है ये सबसे शुद्ध सोने का सिक्का और सबसे नियमित सोने का सिक्का भी पूछा जाएगा तो आप कुषाण वंश बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुषाण वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम, अच्छा ये सर्वप्रथम पूछ रहा है ना, तो जब सर्वप्रथम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? इंडो बैक्ट्रियन बताएंगे आप। ठीक है, सर्वप्रथम सोने का सिक्का है तो इंडो बैक्ट्रियन बताएंगे। नेक्स्ट है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों, अभी मैंने आपको बताया था कि कुषाणों की जो दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा, और मथुरा में मूर्ति कला काफी अच्छे से फला फूला। तो मथुरा जो संग्रहालय है यहां पर आज भी कुषाणों की मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं। यहां पर बहुत सारा संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय बहुत बड़ा संग्रहालय है और यहां पर मूर्तियों का बहुत ज्यादा, और स्पेशली कुषाण वंश में जो कनिष्क था उसके शासनकाल के द्वारा जो मूर्तियां बनवाई गई वो आज भी संग्रहालय में बहुत बड़ी संख्या में रखी हुई हैं। ठीक है, तो मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, अब वही क्वेश्चन आ गया कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का, तो जब शुद्ध की बात होगी तो आप किसको बताएंगे? जब शुद्ध की बात होगी तो आप कुषाणों को बताएंगे। जब सर्वप्रथम की बात होगी तो आप इंडो बैक्ट्रियन या हिंद यूनानियों की बात करेंगे। अच्छा, यूनानी पूछे, ग्रीक पूछे या बैक्ट्रियन पूछे, सब एक ही बात है। और अगर शक तो है नहीं, गुप्त के बारे में है, ये सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी करने वाले कौन थे? गुप्त थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय में मुद्रा, अच्छा अगर देखो यहां पर भी दो फैक्ट मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे विविध प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था, सबसे विविध प्रकार का सिक्का, विविध मतलब अलग अलग धातुओं के अलग अलग मुद्राएं, सबसे अलग अलग टाइप के मुद्रा, तो वो भी सातवाहनों ने ही सबसे अलग अलग धातुओं के सिक्के, इन्होंने तांबे का चलाया, चांदी का चलाया, सोने का चलाया, शीशे का चलाया, सबसे मतलब विविध प्रकार के जो सिक्कों का प्रकार था वो सातवाहनों में था। लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा जो चलाया वो दोस्तों शीशे का सिक्का चलाया था, शीशे का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी, अगर सर्वाधिक की बात होगी तो आप बताएंगे शीशा जो है ये सर्वाधिक है। तो उम्मीद करता हूं ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद हो जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप रट लेंगे, याद कर लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष थे? क्या नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे? क्या अश्वघोष कालिदास और बाणभट्ट थे? क्या कालिदास, कंबन और वसुमित्र थे? दोस्तों देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन को देख करके इग्नोर मत किया करिए। ये सब वही एक्चुअल में यही सब वो क्वेश्चन होते हैं जो हमें एक एक नंबर हमारा पक्का करते हैं, है ना। आज आप मेहनत कर रहे हैं तो ये केवल आपको पता है ना। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल दिल से मेहनत करिए क्योंकि आपका मेहनत केवल आपको पता है। कहते हैं ना कि जब आप संघर्ष करते हैं तो संघर्ष में आप अकेले होते हैं, लेकिन जब सफल हो जाते हैं तो दोस्तों भीड़ उसके बाद उमड़ती है। तो वास्तव में अभी आप ये मत सोचिए लोगों को भौकाल बना करके कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये सब नहीं है। जब आप जिस दिन सफल होंगे उस दिन खुद ब खुद दुनिया को पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो दुनिया है ये केवल और केवल परिणाम को महत्व देती है ना, केवल और केवल परिणाम को, रिजल्ट क्या है आपका, संघर्ष को महत्व नहीं देती ये दुनिया। आपका संघर्ष भी तब ऐड होता है जब आप सफल हो जाते हैं, तब लोग आपका संघर्ष भी याद करते हैं। तो इसीलिए आप मेहनत करते रहें, दिल से मेहनत करें, मन से मेहनत करें, और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सही डायरेक्शन में मेहनत करें। यह नहीं है कि आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, परसों वो पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। तो एकदम मन से पढ़िए और जो अच्छा लगे उसी को 4 बार मत पढ़िए कि पता चले जो अच्छा लग रहा है उसी को घुमा फिरा करके पढ़ रहे हैं और बाकी सिलेबस हमें बुला रहे हैं कि भाई आ जाओ मुझे भी पढ़ लो, मुझे भी पढ़ लो, लेकिन हम उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, आप बिल्कुल मन से पढ़िए और सिलेबस को, हर पार्ट को उसको पूरा करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहां पे कह रहा है कि कनिष्क के समकालीन कौन थे, तो कनिष्क के समकालीन कह रहा है तो आपको पता होगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। और जो नागार्जुन है ना, इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो कि पूछा जाता है कि शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था। अब ये मत समझिए कि शून्यवाद क्या है, बस इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। और
अश्वघोष इन्होंने बुद्ध चरितम यानी बुद्ध के चरित्र के ऊपर इन्होंने बुद्ध का पूरा जीवनी लिखा हुआ है, तो अश्वघोष बुद्ध चरितम लिखे हैं। तो ये भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? अब यहां पर इसका जवाब जो है ना, एग्जाम में दो दो चीजों को मैंने देखा है कि सही माना जाता है। ये सातवाहनों को भी मानते हैं और गुप्तों को भी मानते हैं, ये दोनों ही सही होता है। अगर ऑप्शन में सातवाहन है तो आप सातवाहन को टिक करिए, अगर ऑप्शन में गुप्त है तो आप गुप्त को टिक करिए। दोनों ही एग्जाम में सही माना गया है, ये मैंने पाया है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से सुनिए अब जो मैं कह रहा हूं, अगर ऑप्शन में दोनों है तब क्या करेंगे? अगर ऑप्शन में दोनों है तो यहां पर आप ये देख लेना कि ये पूछ रहा है पहली बार पूछ रहा है या सबसे ज्यादा पूछ रहा है। अगर पहली बार कहेगा तो सातवाहन बताएंगे, अगर सबसे ज्यादा कह रहा है तो आप गुप्त बताएंगे। हालांकि अगर दोनों में से कोई एक है तो दोस्तों क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा कि पहली बार में गुप्तों के बारे में भी बताया जाता है और पहली बार सातवाहनों के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन जो गुप्त हैं ये सबसे ज्यादा दान किए, लेकिन पहली बार सातवाहनों ने ही ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा स्टार्ट की, और वो भूमि ऐसी होती थी कि उस पर ब्राह्मण जो अपना टैक्स वसूलेंगे वो खुद ब खुद अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? तो ये दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? सातवाहनों ने ही ये प्रथा प्रारंभ की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रंगमंच में यौनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने बताया है और इसी सीरीज में बताया है ना। अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये तो मैं चाहूंगा कि आप भाई इसका जवाब सुनने से पहले आप कमेंट करके पहले बता दो, उसके बाद मैं जवाब बताऊंगा तो आप मिलान करना कि ये सही है कि गलत है। भारतीय रंगमंच में यौनिका या पर्दा, है ना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को रंगमंच, अच्छा रंगमंच लिखा हुआ है, रंगमंच में यौनिका या पर्दा, है ना, या स्टेज सिस्टम। तो ये कहां से आया है भारत में? तो ये शकों ने लाया है, पार्सियनों ने लाया है, यूनानियों ने लाया है या कुषाणों ने लाया है? अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो अच्छे से, क्लास को बिल्कुल प्रॉपर ध्यान से सुनते होंगे, तो मैंने बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूनानियों की देन है, कई बार पूछा जाता है। अब आप कमेंट करके ये बताएंगे कि भारत में जो गुंबदाकार या घंटाकार आकृति का जो गुंबद बनाए जाते हैं वो किसकी देन है भारत में? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत में अभिलेखों को गाड़ने की प्रथा, जो अभिलेख स्थापित करते हैं, वो प्रथा किसने भारत में कहां से आई है? ये आप कमेंट करके दो क्वेश्चन का जवाब आप जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग जिसे सिल्क रूट कहते हैं, किसने आरंभ किया था? अभी वर्तमान में इसको चाइना फिर से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से उत्पादन का हब बन चुका है दुनिया में, और लगातार वो अपने औद्योगिकरण का जो वस्तु है वो दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का, निर्यात करने का प्रयास करता है। और उसके लिए वो क्या कर रहा है? OBOR, वन बेल्ट वन रोड, है ना, जो BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम से इसने स्टार्ट किया था। तो भारतीय क्षेत्र से वन बेल्ट वन रोड के नाम से इसने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि POK क्षेत्र से भी जाता है, जिस पर भारत को आपत्ति भी है, तो भारत इसका सपोर्ट नहीं करता। तो यही प्रारंभ में, प्राचीन काल में किसने स्टार्ट किया था या किसने इसको बिल्कुल बनवाया था, है ना? तो ये अगर पूछा जाएगा तो क्या कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने या फायान ने? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है दोस्तों? कनिष्क के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, और अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया भी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई थी? तो क्या ग्रीक वासियों ने, क्या मौर्यों ने, क्या कुषाण शासकों ने या सुंगों ने? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? आप इसको 5 स्टार वाला क्वेश्चन मान सकते हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन मान सकते हैं, और अभी मैंने इस क्लास में ही आपको 2 बार ये बता चुका हूं, अभी बता चुका हूं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बड़े पैमाने पर यहां पर पूछ रहा है, अच्छा बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो सही जवाब होना चाहिए वो गुप्त होना चाहिए। लेकिन अगर गुप्त ऑप्शन में नहीं है तो नियमित पूछे या ज्यादा पूछे तो इसके बाद हो जाएंगे कुषाण हो जाएंगे, ठीक है। कुषाणों ने भी सोने के बहुत सारे सिक्के चलाए थे जो हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो गुप्त होंगे। लेकिन अगर गुप्त ऑप्शन में नहीं है तो कुषाण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक जो थे ये चिकित्सक थे, और नागार्जुन जो थे ये एक बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये दोनों किसके दरबार की शोभा थे, किसके दरबारी थे? क्या कनिष्क के, क्या चंद्रगुप्त मौर्य के, क्या अशोक के, क्या समुद्रगुप्त के? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कनिष्क के। ये कनिष्क के ही दरबार में रहते थे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत किसने स्टार्ट किया था? क्या अशोक ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, समुद्रगुप्त ने? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों कनिष्क ने। और जैसे इन्होंने शक संवत स्टार्ट किया था, शासनकाल में 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, तो ये शक संवत स्टार्ट किया था। इसके बाद ये लंबे समय तक भारत में मान्यता, आज भी आप जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रो ऐसे अगर आप सुनते हैं ना, तो ये किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क ने ही स्टार्ट किया था 78 ईस्वी में। और इसे 22 मार्च 1957 को हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसको स्वीकार भी कर लिया गया। तो ये बिल्कुल याद कर लेंगे इसको ना, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत। यहां पर शक संवत के बारे में मैं 2 फैक्ट और बताता हूं जो रेलवे में इतनी बार पूछा गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। रेलवे का अगर आप जैसे स्पीडी देखेंगे या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है रेलवे में, क्या कि शक संवत में पहला महीना कौन सा है या शक संवत में अंतिम महीना कौन सा है। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पहला महीना जो है वो चैत्र है। पहला महीना कौन सा है? चैत्र है, जो कि मार्च के आसपास आता है। 22 मार्च से ये स्टार्ट होता है। अच्छा, ये स्टार्ट कब से होता है? 22 मार्च, जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर जो फेमस है, इस कैलेंडर के हिसाब से पहला दिन, चैत्र का पहला दिन कौन सा होता है? 22 मार्च का दिन होता है। और ध्यान रखना है कि इसका अंतिम महीना जो होता है शक संवत का, ये फाल्गुन होता है, जो फरवरी वाला महीना होता है। ठीक है, फरवरी और मार्च का मिला करके होता है फाल्गुन। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल इतना फैक्ट जो भी मैंने बताया ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसका सही जवाब क्या हो गया था? कनिष्क। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या पाकिस्तान में, क्या भारत में, क्या बांग्लादेश में, या बर्मा में? यहां पर आप ये भी सोचेंगे कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, यहां पर एक बहुत प्रसिद्ध प्राचार्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को उनके गद्दी पर स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो कौन थे वो? ये भी आप कमेंट करके बताएं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? वर्तमान के ये पाकिस्तान में है। क्लियर है? लेकिन दोस्तों एक हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा भी है, जो कि अभी इसका पुनरुद्घाटन हुआ। हालांकि 1204 के आसपास बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था, जिसको गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसको बनवाया हुआ था। ठीक है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय ये वर्तमान में पटना के पास में स्थित है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का, तो कलिंग का महान शासक कौन था? क्या अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूर शर्मन? तो इसका जो सही जवाब है ये राजा खारवेल। और ये कहां पर शासन करता था? वर्तमान के उड़ीसा क्षेत्र में। ओडिशा होना चाहिए, उड़ीसा तो नहीं हो गया, अब इसका नाम ओडिशा हो गया। 2011 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाणों के समय में चौमुखी विकास हुआ था, जिसमें धर्म का भी विकास हुआ, स्पेशली बौद्ध धर्म बहुत आगे प्रमोट हुआ, कला का विकास हुआ, कला भी बहुत ज्यादा हुआ, साहित्य का विकास हुआ, और जैसे बुद्ध चरितम जैसी किताबें लिखी गई इस समय, वास्तुकला का भी विकास हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो जब बात होगी सबसे ज्यादा, तो यहां पर ध्यान रखना वास्तुकला बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर विकसित हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां पर किया था? तो सातवाहनों ने सबसे पहले अपना शासन करना शुरू किया, क्या महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, प्रतिष्ठान में, या आंध्र में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आंध्र में। इसीलिए तो इनको आंध्र सातवाहन भी कहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? आंध्र सातवाहन कहते हैं। नेक्स्ट है सातवाहन राज्य की राजधानी क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। और जब मैं आपको 5 स्टार वाला क्वेश्चन कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि वो बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? सातवाहन राज्य की राजधानी कहां पर थी? क्या औरंगाबाद में, क्या प्रतिष्ठान या पैठान में, क्या मथुरा में, या इनमें से कहीं नहीं? तो कहीं ना कहीं तो राजधानी होगी, तो कहां पर थी ये? प्रतिष्ठान या पैठान। ठीक है, प्रतिष्ठान वर्तमान नाम है, इसका पुराना नाम पैठान था, जो वर्तमान के महाराष्ट्र क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? खारवेल से संबंधित कौन सा एक अभिलेख है? बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है दोस्तों, 5 स्टार वाला क्वेश्चन ये भी है, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है ये। और देखिए जो खारवेल है ना, ये किस वंश का था? तो ये चेदी वंश का था। किस वंश का है ये? चेदी वंश का। कहां पर शासन करता था? ओडिशा में। ओडिशा में ये शासन करता था, वर्तमान के ओडिशा क्षेत्र में, जो कि चेदी वंश का था। तो ये राजा खारवेल किस वंश का था?
दोस्तों ये चेदी वंश का था। तो ये कह रहा है कि इसका प्रसिद्ध जो अभिलेख है वो कौन सा है, तो ये हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। जैसे कि इसी में दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख में ही भारत का नाम पहली बार भारतवर्ष मिलता है अभिलेख में। किताबों में तो, ग्रंथों में तो मिलता है, लेकिन जब बात होगी अभिलेख में पहली बार, तो आप हाथी गुम्फा में ही बताएंगे कि पहली बार हमारे देश का नाम भारतवर्ष मिलता है। दूसरी बात, इसी अभिलेख में बताया गया है कि दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी, जैसे कलिंग में एक बहुत बड़ा नहर बनवाया गया था, ये भी मैं आपको बताया हूं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये किसने नहर बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति लिखी हुई थी? ठीक है, एक मिनट दोस्तों, आप एक मिनट। किस सातवाहन नरेश गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? क्या गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, क्या वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने, क्या हाल ने, या सिमुक ने? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? इसका जो सही जवाब है ये है हाल। हाल, ठीक है। हाल एक बहुत महान विद्वान शासक था। तो कभी आपके एग्जाम में ये पूछा जाए ना कि निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो एक बहुत बड़ा विद्वान शासक था, विद्वान, इसको विद्वान कहते हैं, ये विद्वान शासक था। और इसका जो दरबारी, मुख्य दरबारी था, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, गुणाढ़। गुणाढ़ दोस्तों, गुणाढ़। गुणाढ़ इनके दरबार में, हाल के दरबार में रहने वाले एक प्रमुख एक व्यक्ति थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, बृहत कथा। बृहत कथा, बृहत कथा पूछा जाता है किसने लिखा है, तो ये गुणाढ़ ने लिखे हैं। और ये बहुत बड़े विद्वान थे, और ये विद्वान राजा के ही दरबारी थे। और हाल जो है, इन्होंने क्या लिखा था? गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती नामक, अच्छा, गाथा सप्तशती को एग्जाम में कई बार गाथा सतसई भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी गाथा सप्तशती न देकर के क्या देता है? गाथा सतसई देता है, सतसई, गाथा सतसई ऐसा भी लिखा हुआ आता है। तो ये वही है, गाथा सप्तशती या गाथा सतसई। तो ये हॉल ने ही इसको लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर होगा प्राकृत। और अगर लिपि पूछा जाए आपसे कभी भी, तो आप बताएंगे ब्राह्मी। क्या बताएंगे? ब्राह्मी लिपि ये यूज करते थे। और प्राकृत भाषा, प्राकृत। ठीक है, याद कर लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो ये राजवंश दिया हुआ है, और क्वेश्चन ये मिसिंग है। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि इनका सही सीक्वेंस आप बताना है आपको ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको सही सीक्वेंस में बताना है कि किन किन ने सीक्वेंस से शासन किया। तो अगर आपको ये पता है, जो मैं आपको एक ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या था हमारा? हसीना माशूक शाह। हसीना माशूक शाह। तो ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, ये सब नहीं है। फिर मा से मौर्य वंश, फिर क से कण्व वंश, फिर सु से शुंग वंश। तो ये नंबर 1 पर हो जाएगा। तो क्या 3 किसी एक में है? तो एक ही में है। अगर आपको इतना भी पता था तो आप इसी एक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि शुंग वंश आ गया, फिर शुंग वंश, फिर का से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश, फिर दूसरे नंबर पे आता है 1। तो दूसरे नंबर पे 1 होना चाहिए, ये भी हमारा सही जा रहा है। फिर ये हो गया। इसके बाद गुप्तों ने शासन किया, तो 2 हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे होगा। तीसरे नंबर पे गुप्त हो जाएंगे, तीसरे नंबर पे गुप्त हो जाएंगे 2 नंबर का। और इसके बाद चोलों ने, तो ये लगभग 850 ईस्वी से स्टार्ट किए थे ये शासन करना। चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। विजयालय, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। और इनकी राजधानी भी बार बार पूछा जाता है, वो है तंजावुर, या इसी को क्या कहते हैं? तंजौर कहते हैं। तो इनकी जो राजधानी है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, विजयालय। लगभग 850 ईस्वी में इन्होंने ये शासन करना स्टार्ट किया। तो ये तो बहुत बाद के हैं। तो ये हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के बाद कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? देखिए, ये क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। भारत पे मौर्यों के बाद लगातार कई आक्रमण हुए, जिनमें 4 प्रमुख आक्रमण हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये हर स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में। सबसे पहले आप याद करेंगे हिंद यवन। हिंद यवन, इन्हीं को कहते हैं इंडो ग्रीक भी कहेंगे, इंडो ग्रीक भी है ना, इंडो बैक्ट्रियाई भी कहेंगे। तो ये सब एक ही बात है। फिर दूसरा हो जाएगा हिंद यवन के बाद शक। फिर तीसरा हो जाएगा पहलव, पहलव। और चौथा हो जाएगा कुषाण।
चौथा क्या हो जाएगा, कुषाण। तो ये इनका सीक्वेंस है, आप इसको रट लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे। तो ये क्या कह रहा है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के बाद कई सारे आक्रमण हुए, कई सारे आक्रमण मैंने बता दिया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण, सबसे पहला पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे हिंद यवन, बैक्ट्रियन या ग्रीक, यही बताएंगे आप, क्योंकि यवन का मतलब बैक्ट्रियन या ग्रीक कहते हैं या यूनानी कहते हैं, सब एक ही बात है। यवन या ग्रीक या यूनानी या बैक्ट्रियन, सब एक ही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को आपको चुनना है। तो एक तरफ है ABCD करके राजा का नाम, दूसरी तरफ है इनके उपाधियों का नाम, और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। तो यहां पर एक ऑप्शन मिसिंग है दोस्तों, जो विक्रमादित्य है, यहां पर ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये जो विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य की जगह पे आप यहां पे कर लेंगे देवनाम पियदसी, देवनाम पियदसी कर लेंगे, तो ये बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बल्कि आप ऐसे ना करके, ये क्वेश्चन अगर आप सीक्वेंस से बनाना चाहते हैं ना, तो इसको ऐसे बना लीजिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर ऐसे ना करके, बल्कि यहाँ पे 5 नंबर पे आप लिख लेंगे इसको, ऐसे 5 नंबर दे करके, और ये लिख लेंगे देवनाम पियदसी। क्या लिख लेंगे, देवनाम पियदसी। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया सही, और अब आप इसको सुमेलित करेंगे। तो अशोक का किसके साथ सुमेलित होगा, क्या अशोक का उपनाम विक्रमादित्य, कलिंग चक्रवर्ती, महेंद्रादित्य, देवपुत्र या देवनाम पियदसी। तो ए के साथ हो जाएगा 5। तो यहां पर पहले तो ABCD लिख लेंगे, तो ए के साथ लिखेंगे 5, ए के साथ 5, देवनाम पियदसी, ठीक है। फिर कनिष्क का जो उपनाम है वो क्या था, देवपुत्र। तो कनिष्क को देवपुत्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार, बस ये रट लेना कि कनिष्क बहुत बार पूछा गया है, कनिष्क का उपनाम, तो ये देवपुत्र होगा। तो बी के साथ हो जाएगा 4, ठीक है। और ध्यान रखना, ये रेलवे में इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, इतनी बार कि आप प्रीवियस ईयर का ऐसा लगेगा हर सेट में इसको रिपीट कर रहा है। कनिष्क का उपनाम जो होगा वो देवपुत्र होगा, आप इसको रट लेंगे। फिर खारवेल का उपनाम क्या था, कलिंग राज कहते थे इसको, या कलिंग चक्रवर्ती कहते थे, कलिंग का ही राजा था, अभी मैंने आपको बताया था। तो सी के साथ हो जाएगा 2, सी के साथ 2। और कुमारगुप्त को क्या कहते थे, महेंद्रादित्य कहते थे, महेंद्रादित्य। तो डी के साथ हो जाएगा 3, डी के साथ क्या हो जाएगा 3। तो 5 4 2 3, 5 4 2 3, 5 4 2 3, 5 4 2 3, ये वाला हो जाएगा सही हमारा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, मैंने इतनी बार आपको बताया। अच्छा, विक्रम संवत यहाँ पे कह रहा है, शक संवत नहीं कह रहा है। तो विक्रम संवत जो स्टार्ट किए थे, ये मध्य प्रदेश के आसपास शासन करने वाले एक शासक थे जिनका नाम था विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य ने ही विक्रमी संवत की स्टार्टिंग की थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ईसा पूर्व में ये स्टार्ट हुआ था, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में। तो ये दोस्तों 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया गया था, और इसीलिए जब ये 58 ईस्वी होगा, 58 विक्रमी होगा, तब हमारा 1 ईस्वी स्टार्ट होगा, क्योंकि 58 कैलेंडर स्टार्ट होने के 58 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था। ये ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, कैलेंडर स्टार्ट होने के उतने साल पहले। तो जब ये 58 पूरा होगा, क्योंकि 58 साल पहले स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4, जब ये 58 होगा, 58 विक्रमी होगा, तब इसके बराबर क्या होगा, 1 ईस्वी होगा। और इसीलिए ये लगातार आगे चलेगा, 58 साल या 57-58 साल ये आगे चलेगा, जो विक्रमी है। तो ये ध्यान रखना है कि विक्रमी हमेशा आगे चलता है। और अगर आप संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे, तो जब हमारा जो संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, तो उसमें लिखा हुआ है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, तो उसमें 2006 बताया गया है ना, विक्रमी के रूप में। अगर आप प्रस्तावना देखेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 57 या 58 साल आगे चलता है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट में स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो यहां पर आपको फंसना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको। सूची 1 सूची 2 किस समय की गणना है, अच्छा कैलेंडर पूछ रहा है। विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर, कली संवत्सर। अच्छा, संवत्सर मतलब संवत कह लीजिए आप, ठीक है। तो विक्रमी, अरे भाई अभी तो मैंने बताया था विक्रमी, जो विक्रमी होगा वो कब होगा, पहले तो हम लोग ABCD लिख लें भाई।
ABCD ऐसे लिख लिया करिए एग्जाम में भी, है ना, पहले तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊपर पहले ABCD लिख लीजिए, जो जिसके साथ मिलान करेगा उसको उसके नीचे लिख लेंगे। सबसे आसान सबसे बढ़िया तरीका होता है ये, नहीं तो घोच पूछ कर देंगे, कभी कभी लाइन सट जाती है तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसके साथ जाकर के मिल कर रहा। और बचपन में हम लोग क्या करते थे, जैसे इधर 4 है तो इधर से हमने 4 ला दिया, फिर इधर से 4 है तो इधर से भी 4 ला दिया, तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी लाइन किधर को जा रही है ना। तो हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे, और इसलिए आपको क्या करना है कि पहले ABCD एग्जाम में लिख लेंगे ऐसे, ABCD बिल्कुल शुद्धता के साथ, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे। तो जैसे विक्रमी संवत है, ये किसके साथ मिल रहा है, 3 के साथ, तो ऐसे आपने 3 लिख दिया। अब ये काम खत्म हो गया इसका ना, फिर आपको दोबारा देखना नहीं है कि कौन किसके साथ जा रहा है, ये इसका काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं शक संवत। तो ये, अरे भाई ये विक्रमी है ना, तो ये 58 होगा, गलती हो गया यहाँ पे, ए जो होगा वो 4 होगा, यहाँ पे ए जो होगा वो 4 कर लीजिए, ठीक है। और शक संवत ये 3 हो जाएगा, तो बी के साथ 3 जाएगा, ठीक है। इसके बाद गुप्त संवत ये 319 320 ईस्वी में है, तो ये सी के साथ 2 कर लीजिए, सी के साथ 2 कर लीजिए। और जो एक बच गया है, ये लगभग 3000 के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास ये स्टार्ट हुआ था, कली संवत जिसे कहते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, ये रट लेंगे। कली संवत ये लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास स्टार्ट हुआ था, बहुत पहले, जब हड़प्पा सभ्यता के आसपास का मान्यता है इतिहासकारों में, किसी ने स्टार्ट नहीं किया था। तो ये डी के साथ जो होगा वो 1 हो जाएगा, डी के साथ 1 हो जाएगा। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1 है कहीं पे, 4 3 2 1 ये वाला है, 4 3 1 2 है ये वाला है। तो हमारा सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? क्या सातवाहन था, पल्लव था, चोल था या चालुक्य था? ये कह रहा है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे स्ट्रॉन्ग, तो ये सातवाहन सबसे स्ट्रॉन्ग थे। और सातवाहन जो थे ना, इनके पास बहुत बड़ी नौसेना भी थी, तो ध्यान रखना है नौसेना के बाद, हालांकि चोलों के पास भी थी। स्पेशली अगर कभी भी पूछे कि नौसेना स्ट्रॉन्ग के लिए कौन जाना जाता है, तो वो चोल जाने जाते हैं, लेकिन पहली बार जो नौसेना गठित किए थे वो सातवाहनों ने भी गठित किया था। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? क्या गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्तोत्तर काल में? ये दोस्तों मथुरा में बनाई गई थी। तो क्या अगर मैंने आपको इतना बता दिया तो आप ये नहीं बता सकते कि किस वंश में बना होगा? तो ये दोस्तों कुषाण काल में बनाई गई थी, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ठीक है, मथुरा में ये बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद अगर आप ट्रिक से, हसीना मासूक शाह, तो हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश। तो शुंगों के बाद कौन हो जाएगा? सातवाहन वंश। और इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाओ था, पांचाओ या पेनचाओ, कहीं भी पांचाओ लिखा होता है, कहीं पेनचाओ लिखा होता है, तो ये आप रट सकते हैं इसको, कनिष्क को इसने पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? क्या इंडो ग्रीक ने, क्या कुषाणों ने, क्या शकों ने या प्रतिहारों ने? देखिए जो दोस्तों कनिष्क था ना, कनिष्क ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन सोने से मिलता जुलता सब जो धातु होता है तांबा, तो तांबे को भी इसने बड़ी मात्रा में चलाया था। इन 2 धातुओं को अलग अलग करके ये चलाया था। तो जो कुषाण है यानी कनिष्क है, इसने सोने और तांबे दोनों के सिक्कों को जारी किया था। नेक्स्ट है, कथन 1, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये बात तो बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना, नहीं भाई, कुषाणों की नहीं, मैंने अभी बताया था ना, पहली बार जो नौसेना गठित करते हैं वो सातवाहनों ने गठित किया था, और कुषाण तो बहुत पहले के हैं, तो इनके पास नौसेना नहीं थी। पहली बार नौसेना जो है ये सातवाहनों में हमें दिखाई देती है। लेकिन नौसेना के लिए कौन जाना जाता है? तो वो दोस्तों दक्षिण भारत का जो राजवंश था, चोल राजवंश, ठीक है, तो वो ध्यान रखना आपको। तो यहां पर ए सही है, आर गलत है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि सही ऑप्शन जो है हमारा सी है। नेक्स्ट है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? मैं कितनी बार रिपीट किया कि जो भारतीय कला शैली और यूनानियों का मिक्सअप है उसे क्या कहते हैं? गांधार शैली। अच्छा, वेसर क्या होता है? वेसर जो उत्तर भारत का नागर शैली और दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली है, इनका जो मिक्सअप है उसे वेसर शैली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गांधार। और शिखर किसे कहते हैं? मंदिर का जो ऊपर का सबसे, जहां पे झंडा लगाते हैं, ऊपर का सबसे खंड होता है उसे शिखर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का किस शाखा का? अब देखिए
ये आप रट लेंगे, मैं ये दूसरी तीसरी बार बताने जा रहा हूं, लेकिन दोस्तों अगर आपने थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के इसको याद कर लिया तो आपके 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट क्या है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ये हमारा प्यारा भारत हो गया। भारत के अगर उत्तरी ऐसे अगर इस क्षेत्र में कह रहा है जैसे दोस्तों इधर उत्तर में, अब तो ये पूरा का पूरा इस्लामीकरण हो गया इस क्षेत्र का, नहीं तो जैसे चीन है, तिब्बत है, इसके अलावा जापान है, कोरिया है, इन सभी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वो राजा कनिष्क के द्वारा हुआ, कनिष्क के द्वारा। और कनिष्क जो है ये महायान शाखा का समर्थक था। जबकि दक्षिण भारत में जो जैसे श्रीलंका है, जैसे आसियान के देश हैं, इन सब में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो अशोक ने किया, अशोक ने। और अशोक जो है ये हीनयान शाखा का समर्थक था, हीनयान शाखा का समर्थक था। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे इसको। उत्तर भारत में तो यहाँ पे कह रहा है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रचार प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था। सुदूर पूर्व मतलब कोरिया के क्षेत्र में, जापान के क्षेत्र में। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप बताएंगे हीनयान, सॉरी महायान, महायान बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको यहां पे और बताना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म की केवल 2 शाखाएं लोगों को पता होती हैं, हीनयान और महायान, लेकिन बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं हैं। ये बड़ा रोचक तथ्य है। बौद्ध धर्म की कुल 3 शाखाएं हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। अक्सर स्टूडेंट को केवल 2 ही पता होता है, हीनयान महायान, लेकिन यहाँ पे वज्रयान भी है। सर ये वज्रयान क्या है? ये चीन के क्षेत्र में प्रसारित हुआ। ये क्या है? ये लोग बहुत ज्यादा भोग विलासी हो गए। बौद्ध धर्म की वह शाखा ये कहते थे कि अगर आपको अध्यात्म में जाना है तो आपको मदिरा सेवन करना होगा, आपको मीट मुर्गा मच्छी खाना होगा। और इसीलिए चीन में आप देखेंगे तो कीड़े मकोड़े तक खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या खा करके दुनिया को पता नहीं कैसी कैसी आफत में भी झोंक देते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो वज्रयान है ना, जो वज्रयान है ये चीन और तिब्बत के क्षेत्र में प्रसारित हुआ था। ठीक है, वज्रयान। तो ये बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं हैं। नेक्स्ट है कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कौन सी घटना सबसे इंपॉर्टेंट है? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रचार प्रसार किया, बिल्कुल सही बात है, इसने प्रचार प्रसार किया था। जैन धर्म का पुनः उदय नहीं, है तो गलत है भाई। चतुर्थ बौद्ध संगति ये भी सही है। गांधार शैली का विकास ये भी सही है। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना क्या है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच झगड़ा हो गया था। अच्छा सर ये महायान और हीनयान में अंतर क्या है? तो महायान और हीनयान में एक अंतर मैं बताऊंगा, इसी से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो महायान है और जो हीनयान है इनमें बेसिक अंतर ध्यान रखना कि ये बुद्ध की पूजा करते हैं देवी देवता के रूप में, बुद्ध की पूजा करते हैं, पूजा, और उन्हें देवता मानते हैं। जबकि जो हीनयान है ये उनके विचारों के समर्थक है। ये कहते हैं कि भाई बुद्ध एक आम इंसान थे, हालांकि अगर उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे तो आप भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो एक साधारण इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने कठिन दोस्तों त्याग से और इन सब चीजों साधना से इन्होंने अपने आप को बुद्धत्व को प्राप्त किया। और कोई भी उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेगा तो वो भी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा, ऐसा हीनयान का मानना है। क्लियर है? तो ये इनका बिल्कुल बेसिक अंतर है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि। ये पतंजलि किसका समकालीन था? महान व्याकरण होगा या ये व्याकरण दोस्तों नहीं होगा। व्याकरण का मतलब जो व्याकरण को जानने वाला है। ये क्या थे? ये एक तरीके से योग के जानने वाले थे, और जो व्याकरण को जानने वाले थे वो तो पाणिनि थे, पाणिनि थे। लेकिन कोई बात नहीं, नाम दिया हुआ है तो पतंजलि को लेकर के चलिए। तो ये किसके समकालीन थे? क्या कनिष्क के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, या गौतमी पुत्र सातकर्णी के, या पुष्यमित्र शुंग के? तो दोस्तों जो पतंजलि थे ये दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग के एक सबसे कह लीजिए कि सबसे जो प्रमुख व्यक्ति थे इनके सहयोगी में, जो पुष्यमित्र शुंग है। कट्टर हिंदूवादी थे, ये ब्राह्मणवादी के, कट्टर ब्राह्मणवादी। इनको ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने कई हजार स्तूपों को, अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों को बनवाया गया था और ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा उसको तोड़ दिया गया था, ऐसा आरोप लगता है। तो पतंजलि इन्हीं के राज दरबारी थे। और इनकी एक दोस्तों बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इनके द्वारा भारत में जो अश्वमेध यज्ञ किया गया, अश्वमेध यज्ञ, तो पूछा जाएगा अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो ये
पतंजलि ने किया था। किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। कैसे पता कि अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख से। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अयोध्या अभिलेख, ठीक है। इसमें हमें पता चलता है कि जो पतंजलि हैं इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था पुष्यमित्र शुंग के कहने पर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। यानी कि वह अभिलेख जो संस्कृत में, संस्कृत भाषा की पहली अभिलेख है, तो वो कौन सी अभिलेख है? क्या यवन राजा मिनांडर द्वारा, क्या शक राजा रुद्रदामन द्वारा, क्या पार्थव राजा गोंदोफर्निस द्वारा, क्या कुषाण राजा कनिष्क द्वारा? तो दोस्तों यहां पर शक राजा जो रुद्रदामन थे, इनके अभिलेख को पहली बार संस्कृत में मिला हुआ हमें लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये अभिलेख जो है इसको किस अभिलेख के नाम से जानते हैं? तो रुद्रदामन का अभिलेख है, जो कि हम लोग दोस्तों वो कौन सी झील है? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के पास हमें ये देखने को मिलता है और सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में हमें पता भी चलता है। नेक्स्ट है, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये आप याद कर लेंगे, इसको गोंदोफर्निस था, है ना, ये कुछ खास बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो सबसे पहले किस कुषाण शासक ने सोने का सिक्का, वैसे सबसे पहले तो यूनानियों ने जारी किया था, लेकिन इनमें से सबसे पहले किसने जारी किया था? क्या कुजुल कड़फिसस ने, कुजुल कड़फिसस सेकंड ने, कनिष्क ने, विम कड़फिसस ने? तो कुजुल कड़फिसस जो सेकंड था, इसके द्वारा यह जारी किया गया था। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है छत्रप प्रणाली। सर ये छत्रप प्रणाली क्या होता है? राजा के साथ जो छाता लगा करके उनके साथ रहते हैं उनको छत्रप प्रणाली कहते हैं। तो भारत में ये छत्रप प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ध्यान रखना है कि हिंद यूनानियों ने किया था, ठीक है, हिंद यूनानियों ने किया था, ये हिंद यूनानियों ने, ठीक है, हिंद यूनानियों ने। तो यहां पर हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, ठीक है, याद कर लेंगे आप। और इसीलिए आप देखेंगे तो राजा छत्रप, ये एक उपाधि भी होती थी, मतलब ऐसा नहीं है, जैसे छत्रप प्रणाली जो है वो तो छाता लेके चलते थे, लेकिन वो राजा लोग आपस में उपाधियां भी लेते थे छत्रप का, जैसे रुद्रदामन के नाम के आगे छत्रप भी लगता है, तो वो एक हिंद यूनानी शासक था। नेक्स्ट है, त्रातार जिसे मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? शक वंश के शासकों ने, कुषाण वंश के शासकों ने, हिंद यवन के शासकों ने, पार्थियन। तो दोस्तों जो मुक्तिदाता है ये शक वंश के शासकों ने ये उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो मैंने अभी बताया था हिंद यवन शक पहलव कुषाण, ये 4 आप याद कर लेंगे, हिंद यवन शक पहलव कुषाण, तो ये तो सही है बिल्कुल सीक्वेंस में। हिंद यवन शक पहलव कुषाण, अच्छा ये आगे पीछे हो गया तो ये तो गलत हो गया। हिंद यवन शक पहले हो गया तो ये हिंद यवन, ये यवन बाद में है, यवन का मतलब यूनानी होता है और शक पहले दे दिया है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हिंद यवन ये लास्ट में दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, तो पहली बार सैनिक शासन के द्वारा शासन सत्ता को किसने संभाला था? क्या ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्सियनों द्वारा या मुगलों द्वारा? तो ग्रीकों के द्वारा ये पहली बार स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 2री सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो क्या बैक्ट्रिया था, सीथिया था? ये देखिए हिंद यूनानी है, मैंने बताया ना हिंद यूनानियों को और बैक्ट्रिया के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ये एक क्षेत्र का नाम है, यहीं पर हिंद यूनानी रहते थे। सेल्यूकस निकेटर जो था वो यहीं का था, जिसका युद्ध जो था 305 ईसा पूर्व में ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया था। नेक्स्ट है, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहते थे? जब इन चारों धातुओं को आपस में मिलाते थे, और ये जो धातु था ये फेमस था सातवाहन वंश में ही, इसे कासारपड़ कहते थे, कारसापड़। तो ये जो है ये डी हो जाएगा, इसका सही जवाब है। निष्क जो है ये वैदिक काल और महाजनपद काल में प्रसिद्ध था, निष्क, ठीक है। नेक्स्ट है, शतमान भी गुप्त काल के आसपास और मौर्योत्तर काल के आसपास फेमस था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ, अच्छा सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार प्रारंभ करने वाले कौन थे? क्या कुषाण थे, क्या तमिल एवं चेर थे, वाकाटक थे, शक थे? दोस्तों तमिल एवं चेर वंश जो है दक्षिण भारत के राजवंश हैं, इन्होंने ही पहली बार रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करना शुरू किया। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मौर्य
मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा कथन गलत है? मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो मौर्योत्तरकालीन बंदरगाहों में कौन सा एक सही नहीं है? क्या ये है, ये है, ये है, ये है? तो ये अरिकामेडु जो है ये हमारा असत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? अब ये क्या है? देखिए ये किताब है ना, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये यूनानी किताब है। मजेदार बात यह है कि इसमें इंडिया के साथ व्यापार की चर्चा की गई है। ये एक यूनानी किताब है ना, और ये जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था उस टाइम के आसपास की किताब है, और ये भारत के साथ व्यापार के बारे में इसमें बड़ी विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसके लेखक अज्ञात हैं, मतलब कि ये इतनी महान किताब है, यूनान की बहुत महान किताब है इतिहास को लेकर के, लेकिन इसके लेखक हमें आज तक नहीं पता होता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? और एग्जाम में हमेशा चौथा ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं, और वही इसका जवाब होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो पोडुके है ये किसके लिए संदर्भित किया गया है? तो अरिकामेडु के लिए ये संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? हिंद यूनानी राज्य की स्थापना दोस्तों ये किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था, डेमेट्रियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप करके बौद्ध भिक्षु बन गया? बहुत रोचक तथ्य है ये। तो ये कौन है? क्या कुजुल कड़फिसेस सेकंड है, क्या डेमेट्रियस है, क्या मिनांडर है, या कनिष्क है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिनांडर। ये मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए जो मिनांडर था ना, मिनांडर ये दोस्तों एक बहुत ही मतलब महान शासक था मिनांडर, और मिनांडर का जो शासन था वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसी के समय में एक बौद्ध भिक्षु आया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन। तो नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था। ध्यान से सुनना कहानी आप। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था और मिनांडर एक राजा था। मिनांडर एक राजा था, और कहते हैं कि मिनांडर किसके विचारों से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया? तो नागसेन के विचारों से। क्यों? क्योंकि ये दार्शनिक क्वेश्चन एक पर एक क्वेश्चन पूछता है ना, कि जीवन हमें क्यों मिला, हम बौद्ध धर्म में को क्यों फॉलो करें, हम वैदिक सभ्यता को क्यों ना फॉलो करें। ऐसे बहुत इसका जो कल्चर रहा होगा। कहने का मतलब ये कि ये एक के बाद एक लगातार प्रश्न पूछता है, और नागसेन इसके हर प्रश्न का जवाब देकर के मिनांडर को संतुष्ट करता है। और कहते हैं कि मिनांडर इतना सेटिस्फाइड हुआ, इतना ज्यादा नागसेन की बातों से प्रभावित हुआ कि अपना पूरा राजपाट अपने पुत्र को देकर के ये नागसेन के साथ जाकर के एक बौद्ध भिक्षु बन गया। और नागसेन ने ये सारी वार्तालाप जो इनके बीच में वार्तालाप होती है उसको मिलिंद पन्हो नामक किताब में सारी बातें उन्होंने लिख दिया, है ना। इसका मिलिंद किसे बोलते हैं? मिनांडर को ही मिलिंद बोलते हैं। मिनांडर को ही क्या बोलते हैं? मिलिंद बोलते हैं। और पन्हो का मतलब होता है प्रश्न। तो मिनांडर के प्रश्न, इसका सही अर्थ क्या है? मिनांडर के प्रश्न, मिलिंद पन्हो। ठीक है, ये नागसेन ने लिखा है, और मिनांडर के जो प्रश्न थे उसी का उत्तर के रूप में इन्होंने लिखा है। और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कुषाणों का संबंध किसके साथ था? तो सीथियन जनजाति से, या पर्सिया से, या चीन के यूची जनजाति से, या अगर आप मुझसे हिस्ट्री पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया है, तो ये मैंने आपको जरूर बताया होगा कि ये चीन के यूची जनजाति से, चीन के जो पश्चिमी चीन है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां के ये एक जनजाति थे, यूची जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क किसके प्रभाव से आकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया? मैंने अभी तो बताया था, वसुमित्र, अश्वघोष, नागसेन, बाणभट्ट। अश्वघोष के प्रभाव में आकर के ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है, और यहां पर ABCD है, तो पहले हम क्या करेंगे भाई, ABCD को आराम से लिख लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, अब मिलान करेंगे। अच्छा, ABCD नहीं है, केवल ABC है, तो D हटा देते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? इंडो ग्रीक, हिंद यवन, ये तो आमने सामने है। शक, सीथियन, तो 1 2 3 है, और इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, यहां पर भी है, और ABCD है, तो ABCD कर लेंगे। और यहाँ पे है, एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। ठीक है, तो जैसे शुंग वंश है, ये कहाँ के शासक थे? तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी थी वो विदिशा थी।
तो इसलिए अच्छा एक के साथ ये भी आमने सामने ही लिखा हुआ है क्या, चेदी वंश कलिंग है, ये आमने सामने ही लिखा हुआ है। सातवाहनों का प्रतिष्ठान या पैठान है, और कुषाण वंश का पुरुषपुर या पेशावर है या मथुरा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये भी बिल्कुल आमने सामने लिखा हुआ है, और इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो क्या हिंद यवनों ने, क्या शकों ने, क्या कुषाण ने, या सातवाहन ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, कुषाणों ने सीजर की उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग वंश में हुआ था? भरहुत का स्तूप किसका निर्माण शुंग वंश में हुआ था? भरहुत का स्तूप शुंग वंश में हुआ था। सांची के स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, भाजा स्तूप, उपर्युक्त सभी। दोस्तों यहां पर देखिए, सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप को किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। लेकिन ये कह रहा है वेदिका, मतलब उसके आसपास जो रेलिंग बनी हुई है वो, और तोरण द्वार की बात हो रही है, ये सांची स्तूप की बात नहीं हो रही है। इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। ये सारी चीजों को कुषाण शुंग वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाया गया था, और इसीलिए ये बार बार विवादित होता है कि जब पुष्यमित्र शुंग एक तरीके से कट्टर ब्राह्मणवादी था, तो वो बौद्ध धर्म के इतने सारे स्तूपों को जब तुड़वाता है, तो इन स्तूपों का वो निर्माण क्यों करवाता है? जो कि एक भरहुत स्तूप है, एक सांची के स्तूप का तोरण द्वार है, और एक भाजा स्तूप है। ये किसने बनवाया था? ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। ठीक है, सातवाहन नरेश हॉल, सातवाहन वंश का राजा हॉल, जो कि बहुत बड़ा विद्वान था, गुणाढ़ इसके दरबारी थे। के समकालीन गुणाढ़, इसमें लिखा हुआ है, गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? क्या बृहत कथा, क्या बुद्ध चरित, क्या लीलैवय, या सतसई? मैंने अभी बताया था आपको, तो ये बृहत कथा किसकी पूछ रहा है? ये गुणाढ़ की पूछ रहा है, तो बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप विचार करिए भाई, और आपको सही से जवाब देना है, सही जवाब देना है। तो पहला कह रहा है कि सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो हो जाएगा रॉन्ग भाई। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये बिल्कुल सही है। और ये किस शशांक किस वंश का था? ये बंगाल का राजा था, जो कि गौड़ वंश का था। तो यहां पर केवल 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी मिले और अशोक का नाम भी मिले। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख नहीं भाई, इसमें हमें सातवाहनों का पता चलता है। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बिल्कुल सही जवाब है। अशोक का गिरनार अभिलेख नहीं। अशोक के किसी भी अभिलेख में ध्यान रखना है, किसी भी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हमें नहीं मिलता। कुछ अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी में देवनाम पीयदर्शी मिलता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य या केवल मौर्य शब्द दिया हो तो अशोक के किसी भी अभिलेख में हमें मौर्य नहीं मिलता। बिल्कुल याद कर लेंगे, न तो मौर्य मिलता है, न तो चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ ये भी नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? महाक्षत्रप। देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना कि कभी कभी रुद्रदामन के नाम के आगे क्षत्रप लिखा हुआ होता है, तो ये ध्यान रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख, और ये संस्कृत का अभिलेख है। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है? ये जो सुदर्शन झील बनवाया था, ये किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के एक दोस्तों सेनापति थे, राज्यपाल थे, और उनका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे? नियमित रूप से कह रहा है, अगर नियमित रूप से रेगुलर कह रहा है, बीच में ये सीक्वेंस टूटता नहीं है, तो क्या सातवाहन होंगे, शक होंगे, कुषाण होंगे, पार्शियन होंगे? तो इसका सही जवाब होगा कुषाण, और मैंने अभी आपको ये भी बताया था। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से था? क्या चेदी वंश से, कदम्ब, हर्यंग या कलिंग? तो दोस्तों ये किस वंश से था? मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे पता है इसका जवाब कलिंग करेंगे, लेकिन ये हो जाएगा पूरी तरीके से गलत। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? चेदी वंश। चेदी वंश, ठीक है, चेदी वंश का था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकारी के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये बात हो जाएगी सही। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, तो ये बात भी हो जाएगी सही। और क्या कह रहा है कि सही उत्तर चुनना है, तो 2 और 3 कहीं पर दिया हुआ है भाई, 2 और 3, तो कुल मिलाकर के 2 और 3 सही है। और मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन
क्वेश्चन था, नेक्स्ट है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा और आपको निश्चित तौर पे आने वाले एग्जाम में फायदा भी मिलेगा। अगर आपको सच में यह क्लास थोड़ा सा भी हेल्प किया है तो आप हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। इसके अलावा दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक जरूर पहुंचाएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए होगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।